यस्टरडे जो कल का लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे कि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, व्हाट इज द पावर। इतना हमने बेसिक स्टडी किया। अभी हम अपना नेक्स्ट पार्ट आज से स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी अपना सिलेबस आज से स्टार्ट करता हूँ। ये जो लेक्चर है, ये जो स्लाइड है, आपके गूगल क्लासरूम में इसके लिंक्स अवेलेबल है। यू कैन गो, यू कैन वॉच। ओके, नाउ सी हियर। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल। इन फर्स्ट मॉड्यूल वी विल सी द इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे कि एमीटर क्या होता है, एम्पियर्स क्या होता है, एटम क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, कंडक्टर्स, कन्वेंशनल थ्योरी, कूलम करंट, ये सब की टर्म्स है। इस मतलब की टर्म्स बोले तो क्या, ये सब टर्म्स आपको ये इसमें मालूम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो आपको इसमें मालूम हो जाएंगे। अगर मालूम है, दैट इज वेल एंड गुड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर, आयंस, neutral charge, neutrons, nucleus, ohm meter and ohms. Similarly, Peltier effect, photoelectricity, piezoelectricity, positive temperature coefficient, potentiometer, protons, resistance, resistors, rheostat, semiconductor, shells, static electricity, thermocouple, thermoelectricity, valence shell, volts, voltmeter and watt. तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसका आपको ये स्लाइड में इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा मेन कोर, हम स्टार्ट करेंगे अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू टेल यू दैट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ओके, आज का ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है आज के दौर पे। ठीक है, उसका रीजन ऐसा है कि हमारे पास अभी हाइब्रिड एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने हमारे ऑटोमोबाइल्स के दुनिया में एंट्री लिया है। तो पहले कैसा था, हमारा सब मैकेनिकल सिस्टम्स थी। अभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हमारे ऑटोमोबाइल्स में आ चुके हैं। तो इनको हमको स्टडी करना जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी कैसे होता है कि एक जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे विकसित होते जाता है। म्हणजे देखो, इसका सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 5 साल पहले जो आपके मोबाइल फोन्स के कॉन्फ़िगरेशन थे, वो आज ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। मतलब वो क्या हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, हम 5 साल के बाद ना मोबाइल पुराना हो जाता है, उसमें नया टेक्नोलॉजी आता है, तो आप क्या करते हैं, नया मोबाइल खरीदते हो। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अभी ये टेक्नोलॉजी अपने को समझ के लेना है, ये टेक्नोलॉजी हमको समझ के लेना है। तो इसके लिए हमको उसका सब बेसिक से सब चीजें अपने को मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी जो पहला जो ऑटोमोबाइल आया था, जो पहला ऑटोमोबाइल 18वीं सेंचुरी में पहला ऑटोमोबाइल आया था। तो पहला ऑटोमोबाइल में कौन सा भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था क्या? नहीं, मैक्स टू मैक्स सब कंपोनेंट्स मैकेनिकल ऑपरेटेड थे। जैसे जैसे टाइम पास होते गया, वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रिकल के पहले चीजें आने लगे। मतलब पहले कैसा था, रात में अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको हेडलैम्प का जरूरत है, लाइट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऐसे ऐसे आपके जो ऑटोमोबाइल्स थे, उसमें डे बाय डे इलेक्ट्रिकल चीजें ऐड होने लगी। ठीक है, टेक्नीशियंस जो इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, उनको ये टेक्नोलॉजी अच्छी वाकियत होना चाहिए, वो उन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई टेक्नीशियन है जिसको ये सब टेक्नोलॉजी मालूम है, तो उसका मार्केट में डिमांड है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हम बेसिक से जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का
डिस्कवरी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये हम इतना डीप में नहीं देखेंगे, बट हमको बेसिकली उसका एक इमेजिनेशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स से सबसे सबसे छोटा सा जो एलिमेंट आपने पास आया मालूम है, जो साइंटिस्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको हम बोलते हैं एटम, ATOM, एटम्स। अगर एटम का अगर आपने को स्ट्रक्चर देखना है तो एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। एक हमने एक सिंपल हाइड्रोजन लिया है, ये हाइड्रोजन का ये एटम है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर में दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, और उसके बाजू में देयर इज अ क्लस्टर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है। अभी इसका अगर हमने एनालॉजी देखा तो ये एनालॉजी कैसा है, जैसे कि हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में कैसा है, सेंटर में अपना सन है, सन ऐसा स्टेशनरी है, और उसके ऐसे ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट अपना रोटेशन करते हैं। ये सेम एनालॉजी है एटम का। एटम में भी ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन के बाजू में ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिटल मोशंस में मूव करते हैं। ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमको मालूम है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये दोनों में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स होता है, दैट इज मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स। और ये फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं। यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट करने में। बराबर। नेक्स्ट पार्ट इज, हाँ, ये हमने देखा था, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम इज द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स which have positive charge and neutrons which are neutral, which are having no charge. Electrons are surrounding the nucleus in orbits. Each atom consists of equal number of electrons and equal number of protons. अगर ये क्यों होता है एटम में, इसका मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि एटम में ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि उसमें जो प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये इसका सिग्निफिकेंस काफी बड़ा है। अगर ये नहीं होता ना तो अपना दुनिया आज नहीं होता। ये जो दुनिया में जो प्रोग्रेस है, ये जो हमारा जैसे बाकी के प्लैनेट्स है, जैसे कि अपना मर्क्यूरी, वीनस, वहां पे देयर इज नो लाइफ। अपने सौर मंडल में सिर्फ अपने पृथ्वी पे लाइफ है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अच्छा, तो इसके वजह से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ आगे। प्रोटॉन, सॉरी, एटम जो होता है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड जो प्रोटॉन्स है, अगर उनका सेम है, दे आर सेम इन नंबर, दैट एटम इज स्टेबल इन नेचर। वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अगर उसमें से एक भी कम ज्यादा हो जाए, देन इट बिकम्स अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के बाद वो फिर से स्टेबल होने के लिए कोशिश करने लगता है, और इसी प्रकार हमारे प्रकृति का विकास होते जाता है। ठीक है ना। इसका यहाँ पे स्पष्टीकरण ऐसा है, बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स is balanced with the number of positively charged protons. The atom has a neutral charge. ये कब होगा, जो दोनों की संख्या सेम है तो उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। दोनों में से अगर एक इलेक्ट्रॉन, वो उसमें से उसके ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरी तरफ, तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर एक चार्ज आता है, वो जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्यों आता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है। वहां पर भी डेमोक्रेसी है, वहां पर भी लोकशाही है। जिसका नंबर ज्यादा, वहां पे उसकी सत्ता। वो जो एटम है, एटम में क्या है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने लगी। कभी बढ़ेगी, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से चला जाएगा, तब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा।
और ये पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम आगे एटम नहीं बुला सकते, उसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं आयन, आयंस। हम उसको क्या बुलाते हैं? आयंस। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे एक नोट है सिंपल, एच an example of relative size of parts of an atom. Consider that if atoms were magnified so that the nucleus were the size of the period at the end of this sentence, the whole atom would be bigger than a house. मतलब ये जो वर्ड है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो सेंटेंस के बाद का यहाँ पे फुल स्टॉप है, बराबर है ना, ये सेंटेंस का यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, तो अगर एटम का साइज फुल स्टॉप जितना होता ना, तो वो एटम अपने घर के बराबर होता। मतलब इतना छोटा पार्टिकल एटम, इसका ये सिंपल उन्होंने इमेजिनेशन के लिए उदाहरण दिया है। नेक्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अभी मैंने पहले बार ये देखा, ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये हमेशा जो साइंटिफिक एग्जीबिशन होते हैं, टीवी पे शोज होते हैं ना, तो इसमें ये फिगर आपने को दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। ये जो ऑर्बिट्स है, ये जो ऑर्बिट्स है, ये सर्कुलर नहीं है ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट इसी हिसाब से ऑर्बिट्स है। इसका ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से इसका ऐसा ऑर्बिट है, इसका ऐसा ऑर्बिट है, इसका ऐसा ऑर्बिट है। ओके, तो ये ऑर्बिट के हिसाब से ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स के पास ऐसा घूमते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये फिगर में आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में अपना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है। उसी हिसाब से उसके यहाँ पे ऑर्बिट्स में, एटम्स के ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons. So this is the balance atom. This one is the balance atom. अभी नेक्स्ट है, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम, एक नेक्स्ट एक एनालॉजी आपको बताना चाहता हूँ कि इसका किसी का म्यूट कीजिए, किसी का साउंड आ रहा है, किसी का तो बनने करते। अभी सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यू प्लीज शट ऑफ योर माइक्स। हाँ ठीक है, अभी ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है अपना मैग्नेट। ये मैग्नेट का एक सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ कि मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, दोनों 2 मिनट, मेरा फोन की वजह से अनस्टेबल हो गया है। हाँ, सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? एनीबॉडी ऑफ यू कैन रिप्लाई? यस सर। ओके, अभी मैग्नेट्स में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये दोनों का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि ये जो अनलाइक पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं और ये लाइक पोल्स एक दूसरे से रिपेल करते हैं, बराबर है। तो ये एक मैग्नेट का एक खास बात है, ये खास बात आपने के लिए काफी फायदेशीर हो चुका है। ये जो चीज है ना, ये साइंटिस्ट लोगों ने इसका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन किया है और अच्छा आपने को एप्लीकेशंस दिया है, दैट वी विल सी। ओके, नाउ इसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, ये 2 एटम्स है, ये 2 एटम्स एक दूसरे के साथ साथ यहाँ पे खड़े हैं। अभी क्या हो जाता है कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस में कितना है, 6 और 6 अपना क्या है, प्रोटॉन्स है। यहाँ पे क्या होते जा रहा है, यहाँ पर ये जो है, एक जो है ना, एक एटम है, उसके पास
सेंटर में he is having 6 protons and outside it is having 5 electrons. तो ये क्या होगा, ये होगा अपना अनबैलेंस होगा। अभी ये अनबैलेंस होने की वजह से ये क्या करेगा, बैलेंस होने का कोशिश करेगा। बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, उसके बाजू में कौन सा तो स्टेबल एटम है ना, उसमें से आउटसाइड में से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ओर खींच लेगा, बराबर है ना। ये अपने ओर क्या करेगा, ये एटम्स के इसके जो नजदीक वाला एटम है, अगर वो स्टेबल है ना, वो उससे पास से एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होने का कोशिश करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके बाजू का एटम अनबैलेंस हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उसके ये एटम से जो ज्यादा नजदीक है, ये एटम छोड़ के, ये एटम छोड़ के जो ज्यादा नजदीक है ना, उससे फिर लेगा, और ये ऐसा साइकिल चलती जाएगा। और ये क्या होता है, दिस इज, ये साइकिल इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। ये ऐसा एटम का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम बुलाते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, अभी ये हिसाब से दिस विल गो ऑन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि अपने को ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को अपने को काफी अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सिस्टम के वजह से मटेरियल के प्रॉपर्टीज काफी डिपेंडेंट है। यही जो मटेरियल है, जो मटेरियल होता है ना हमारे यूनिवर्स में एलिमेंट्स, वो सब के प्रॉपर्टीज ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी देखो, ये है अपना हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के आउटसाइड में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा अनस्टेबल है। अभी ये जो एल्यूमिनियम है ना, ठीक है, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहाँ पे कैसा है कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। जो दूसरा ऑर्बिट है, जो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, और तीसरे में इट इज 16, बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आउटर ऑर्बिट है, ये जो आउटर ऑर्बिट है ना एल्यूमिनियम का, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह ये जो कॉपर है, कॉपर के पास 1 2 3 4 ऑर्बिट से, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 16, और चौथे ऑर्बिट में कितना है, 1 ही है, बराबर है ना। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस के पास से, ठीक है, ये काफी दूर है, तो उसके ऊपर जो सेंट्रल न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो भी कम होता है। और अगर उसके पास कुछ दूसरा नजदीक का एटम है और वो अनस्टेबल है, तो उसके ऊपर से उसको ज्यादा फोर्स आएगा और वो उधर जाने का कोशिश करेगा। सो दैट इज व्हाई द कॉपर, जो तांबा होता है कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी काफी आसानी से पास होती है, उसको रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं प्रोवाइड होता। तो वो क्यों नहीं होता, ये प्रॉपर्टी की वजह से नहीं होता। दूसरा चीज ऐसा है, सिल्वर है। सिल्वर में 1 2 3 4 5 है, और उसके सबसे लास्ट ऑर्बिट में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी सेम केस हो जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये अपना कॉपर से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास कॉपर से एक ऑर्बिट ज्यादा है। एक ऑर्बिट ज्यादा होने की वजह से सेंट्रल न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा है, और इसके वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर से ऊपर जाने का कम फोर्स में वो जाएगा, अच्छा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने पास देगा। इसके वजह से सिल्वर का भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छा है। नाउ ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बुलाता हूँ कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट बोले तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। तो यहाँ में से कौन सा भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो जाएगा, आसानी से बिल्कुल ही पास नहीं हो जाएगा। तो इसके वजह से हम इसको बुलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। और ये जो रिंग है, आउटर रिंग है, ये आउटर रिंग में से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा, इसको हम बुलाते हैं वैलेंस रिंग। और जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
बराबर है ना। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको हम बुलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी कंडक्टर का खास बात क्या है? कंडक्टर बोले तो जो आदमी जिसके आउटर ऑर्बिट में चार पे से कम इलेक्ट्रॉन है उसको हम बुलाते हैं कंडक्टर्स। ये बोले ये कंडक्टर का ऐसा है, अगर उसके आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है ये बन गया कंडक्टर। ये देखो कॉपर है, कॉपर के इसमें बन गया एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये बन गया अपना कंडक्टर्स। बराबर है ना, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अभी नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। ओके, अभी इसमें क्या है, एक क्वेश्चंस में इसका एक ये, इज वाटर अ कंडक्टर? वाटर इज अ कंडक्टर और नॉट? ओके, वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बराबर है ना। लेकिन इसमें क्या है, दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन का है एक ऑक्सीजन का है, और ये दोनों एटम्स के एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया है। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, ये अभी हम देखेंगे। तो अभी देखिए, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर दैट इज अ इंसुलेटर्स। ओके, हाउएवर इफ एनीथिंग इज इन द वाटर सच एज सॉल्ट और डर्ट, देन द वाटर्स बिकम कंडक्टिव। वाटर में अगर आपने नमक या कुछ मिट्टी डाल दी तो वाटर क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कीप water from becoming contaminated, water is usually thought of being and capable of conducting electricity, especially high voltage such as household 110 volts to 20 volts outlet। तो वाटर के साथ है, उसमें गंदगी तो आना स्वाभाविक है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। बराबर है। अभी नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो जो मटेरियल उसमें से अपना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी वो पास नहीं करता, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ओके, अभी इंसुलेटर का खास बात क्या है, इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऑर्बिट्स में दिस आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, दे विल सिट इन देयर ऑर्बिट्स, दे विल नॉट चेंज देयर पोजीशन, इसलिए हम उसको बुलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसके बाद होता है एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बोले तो क्या, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज्यादा होता है, उसको बीच का जो मटेरियल होता है उसको बुलाते हैं हम सेमीकंडक्टर। और ये जो सेमीकंडक्टर है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और ये काफी खास बात है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये जो मटेरियल्स है, ये जो अप्लाई, ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये हम किससे बनाते हैं, ये हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं। सेमीकंडक्टर बोले तो क्या, जिसके पास आउटर ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस आर द सेमीकंडक्टर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना करंट है, करंट कौन से डायरेक्शन में जाता है, उसका सबसे अच्छा आंसर है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जहां पे वोल्टेज ज्यादा है और जहां पे वोल्टेज कम है, तो जहां से वोल्टेज ज्यादा है और जहां पे वोल्टेज कम है, वो हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज में ट्रैवल करेगा, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और निगेटिव साइड। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम से दूसरे में जाता है, दूसरे में से तीसरे से जाता है, तीसरे से चौथे से जाता है, और ऐसा उनका साइकिल चलता है, देन दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ओके, यहाँ पर देखिए कन्वेंशनल जो है थ्योरी क्या है, कन्वेंशनल थ्योरी ऐसा बताता है आपने को कि जो इलेक्ट्रॉन का जो जो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव, ये है अपना कन्वेंशनल थ्योरी। और हम इसी कन्वेंशनल थ्योरी से हमारा आगे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नाउ सी हियर, तो एम्पियर्स, एम्पियर्स इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी और द करंट। तो एम्पियर, एक एम्पियर बोले तो कितना, यहाँ पे कॉपर वायर है और ये जो कॉपर वायर में से कितना है, 6.28 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जब मूव हो जाएंगे ना, तब अपने को 1 एम्पियर का करंट मिल जाता है। कितना,
6.28 बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो करंट अपने को मिलता है 1 एम्पियर। सो दिस इज द वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एम्पियर्स। ठीक है, अभी ये जो एम्पियर्स है ना, हम ये एम्पियर मीटर से मेजर करते हैं। और जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने बताया, ये एम्पियर अपने को ऐसे लाइन में ऐसे बिठाना पड़ता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ऐसे लाइन में इसको हम बिठाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में से हम गोल के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, किसी को डाउट है आज के लेक्चर में? हॅलो, कुणाला डाऊट आहे का आजच्या लेक्चर मध्ये? काही समजलं नाही असं कुणी आहे का? हॅलो, हा यशवंत सिंग, यशवंत सिंग आवाज येतोय का तुला? यस सर. हा, काही डाऊट आहे का तुला? नाही सर. बर बर, ठीक आहे. अजय पाटील, अजय पाटील आवाज येतोय का तुला? हो सर. हा, काही डाऊट आहे का तुला? नाही. ओके. हा, उदय, उदय मनगटे. हो सर. नाही. हा, काही समजतंय का तुला? हो सर, समजतंय. बर बर बर, ठीक आहे. नेक्स्ट इज आशीष भानुसे. आशीष, आवाज येतोय का तुला? तुझा इकडे आवाज येत नाहीये, अनम्यूट कर. नेक्स्ट इज सरीम मोहम्मद. सरीम, can you hear me? Next is Ankush. Ankush, can you hear me? अंकुश लडके, अनम्यूट करून सांगा. समजलंय का सगळं? हो सर. ओके ओके. नेक्स्ट कोण आहे? रेडमी. कोण आहे हा? मोरे का तुम्ही? राकेश मोरे. हो सर, राकेश मोरे. हा, समजतंय का तुम्हाला? हो सर. ठीक आहे ठीक आहे. आता मी याचं रेकॉर्डेड लेक्चर सुद्धा आपल्या ग्रुपवर पाठवेल. हे रेकॉर्डेड लेक्चर पण तुम्ही एकदा बघू शकता, काय डाऊट्स आहे क्लिअर करू शकता. ठीक आहे, ओके. सो आय विल नाउ स्टॉप फॉर टुडे.